गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। हमने भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 12 से 35 तक जहां अध्ययन किया, वहीं भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हमने पढ़ लिया था। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कुछ संशोधन किए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हुए कुछ संशोधन, तो 42वें संविधान अनुच्छेद 39A के अंतर्गत जोड़ा गया निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी, इसका प्रावधान आर्टिकल 39A के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यानी उद्योगों का जो प्रबंधन किया जाएगा उसमें मजदूर वर्ग की जो भागीदारी है वह भी सुनिश्चित की जाएगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 43A के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 48A के अंतर्गत जोड़ा गया पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण। पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ संशोधन हुए और इन संशोधनों के माध्यम से आर्टिकल 39 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 43A जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। आर्टिकल 48A जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रावधान को जोड़ा गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से एक नया संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करते हुए एक नया आर्टिकल 45A जोड़ा गया। आर्टिकल 45A जोड़ा गया और आर्टिकल 45A के अंतर्गत जोड़ा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों का लालन पालन व पोषाहार, लालन पालन व पोषाहार की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लालन पालन और पोषाहार की जो जिम्मेदारी है वह राज्य की होगी। यह आर्टिकल 45A के अंतर्गत जोड़ा गया। इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आर्टिकल 39A के अंतर्गत
निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया। आर्टिकल 39A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात कानूनी सहायता व निःशुल्क प्रदान की जाएगी, इसका प्रावधान जोड़ा गया। आर्टिकल 43A के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के प्रावधान को जोड़ा गया। और 48A के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया। ठीक इसी प्रकार से 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 45 से जोड़ा गया। और आर्टिकल 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होंगे उनके लालन पालन एवं पोषाहार का उत्तरदायित्व राज्य का होगा। इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधन किए गए। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा करें, तो जिसमें देखिए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक ये जो तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के उदाहरण, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ उदाहरण, यानी नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन हुआ उससे कुछ उदाहरण किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसमें हमने देखा, एक जैसे भूमि सुधार संबंधी कार्य हुए, जिसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नई सूची को स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 1951 के अंतर्गत पहला संविधान संशोधन किया गया। और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें जोड़ा गया कि प्रमुख भूमि सुधार अधिनियम जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श को मानते हुए भूमि सुधार से संबंधित कार्यों को जोड़ा गया। दूसरे हम देखें कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जिसे हम कह सकते हैं पंचायती राज। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत प्रावधान था कि राज्य पंचायती राज को सशक्त करने का, मजबूत करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस दिशा में सकारात्मक कार्यवाही तब हुई यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से आर्टिकल 243 के अंतर्गत यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जब दिया गया, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 9 तथा आर्टिकल 243 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 नए विषयों को जोड़ा गया। 29 नए विषय जोड़े गए और इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की दिशा में, जहां पहले केवल आर्टिकल 40 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 के अंतर्गत ये प्रावधान था कि राज्य पंचायती राज को सशक्त करने का, मजबूत करने का प्रयास करेगा, वहीं उसे वास्तविक रूप प्रदान करते हुए भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ तक यानी स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को स्थान दिया गया, जिसकी वास्तविक शुरुआत भारत के अंतर्गत पंचायती राज की वास्तविक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के वगदड़ी नामक ग्राम पंचायत से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दूसरे स्थान पर इस त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का जो दूसरे स्थान पर जो आरंभ किया गया वह आंध्र प्रदेश के द्वारा 11 अक्टूबर 1959 को किया गया। नेक्स्ट हम देखें कि कमज़ोर वर्गों का कल्याण।
कमजोर वर्गों का कल्याण। तो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से विभिन्न कमजोर वर्गों के उत्थान में भी सहायता प्राप्त हुई है, विभिन्न कमजोर वर्गों का भी क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। ऐसे दिशा में हम देखें कि कमजोर वर्गों को समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, कमजोर वर्गों को समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके कि पिछड़े जो वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, वो समाज के विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा के अंतर्गत, राज्यों की विधानसभाओं के अंतर्गत भी स्थान क्या रखे जाते हैं, आरक्षित रखे जाते हैं। अर्थात कमजोर वर्गों के कल्याण की दिशा में भी नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो प्रभावी रहे हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 46 भी इस बात का प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा एवं अर्थ का प्रबंधन जो है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा भूमि सुधार से संबंधित, स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज से संबंधित, कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित। नेक्स्ट हम देखें सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा संबंधी। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन काफ़ी हद तक सार्थक रहा है, जहां भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 के अंतर्गत ये प्रावधान किया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से समाज के विभिन्न तबके, विभिन्न वर्ग हैं, उनमें सामाजिक आधार पर विभेद है उसको समाप्त किया जाए, उस अंतर को कम किया जाए। इस दिशा में भारतीय जो संविधान है वो प्रयासरत है, कारगर है। कई महत्वपूर्ण प्रावधान इस दिशा के अंतर्गत किए गए हैं। इस दिशा में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधी कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक अंतर को कम किया जा सके। नेक्स्ट हम इस दिशा में देखें तो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। बड़े उद्योग जो हैं, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया है, जिसमें हम देखें कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा कई निजी बैंकों का भी क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था। अन्य विभिन्न कोयला से संबंधित, विभिन्न खानों से संबंधित, विभिन्न पर्यटन से संबंधित, परिवहन से संबंधित, बीमा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं उनका क्या किया गया है, राष्ट्रीयकरण किया गया है। नेक्स्ट हम देखें कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए त्वरित न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित वर्ग के लिए शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। तो न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी भारतीय संविधान अग्रसर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिसमें
भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा है वह राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। भारत के अंतर्गत यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट गौर करें, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, जिसमें बाद में संशोधन हुआ। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 से निश्चित किया गया, 31 से उसको हटाया गया और 31 से हटा करके इसे आर्टिकल 300 के अंतर्गत स्थान दिया गया, जहां आर्टिकल 31 के अंतर्गत यह एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में था, मौलिक अधिकार के रूप में था। वहीं संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में, एक जुडिशियल राइट्स के रूप में है, एक कानूनी अधिकार के रूप में है। तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार की स्थिति में परिवर्तन किया गया और संपत्ति का अधिकार जहां पहले मौलिक अधिकार होता था, वहीं अब वह एक कानूनी अधिकार रह गया है। इस समय भारत के अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार थे। इस समय भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तत्कालीन समय में भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तो संपत्ति के अधिकार की स्थिति में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, समान कार्य हेतु समान वेतन। नेक्स्ट देखें साहब, समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य हेतु समान वेतन। जैसा कि आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 के अंतर्गत, आर्टिकल 39 के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं कि स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। राज्य इस आधार पर नागरिकों को वेतन देने में किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा कि यह पुरुष है अथवा यह स्त्री है। तो स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा और इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 39 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अपने नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ उदाहरण आपने देखे, जिसमें आपने देखा कि भूमि सुधार संबंधित अधिकार, भूमि सुधार, जिसमें आपने देखा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला संविधान संशोधन किया गया, वर्ष 1951 के अंतर्गत पहला संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रमुख भूमि सुधार अधिनियम, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है, का प्रावधान जोड़ा गया। दूसरा, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संबंधी प्रावधान। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत किया गया और 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल संख्या 243 ए से 243 ओ तक स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को यानी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्वरूप को अपनाया गया है।
2 अक्टूबर 1959 को नागौरचड़े के बगदड़ी नामक ग्राम पंचायत से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का श्री गणेश किया गया। नेक्स्ट हमने देख रहे कमजोर वर्गों का कल्याण। तो कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि कमजोर वर्ग के लोगों को समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से नागरिकों में यानी जाति, भाषा, धर्म, लिंग, वंश, सामाजिक आधार पर उनमें किसी प्रकार का विभेद है उसको कम करने की दिशा में, उस अंतर को समाप्त करने की दिशा में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा क्या की गई है, प्रदान की गई है। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यानी समाजवाद की प्रवृत्ति को अपनाते हुए बड़े उद्योग जो हैं उनको राष्ट्रीयकरण, उनका नेशनलाइजेशन किया गया। जैसा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी इस दिशा में कारगर रहा। न्याय के व्यवस्था में सुधार। त्वरित एवं सस्ता न्याय लाने के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। जैसे न्याय आपके द्वार कार्यक्रम है, तो उनके माध्यम से नागरिकों को शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके, इस दिशा में भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रावधान। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संपत्ति के अधिकार की स्थिति में परिवर्तन हुआ, और संपत्ति के अधिकार की स्थिति में परिवर्तन इस प्रकार से हुआ कि पहले यह मौलिक अधिकार होता था और वर्तमान में अब यह मौलिक अधिकार नहीं होकर के कानूनी अधिकार है, क्या है, जुडिशियल राइट्स है, आर्टिकल 300 के अंतर्गत। और समान कार्य हेतु समान वेतन। आर्टिकल 39 में प्रावधान है कि स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम अग्रिम कंसेप्ट पर और चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।